कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दिवाली जितना खूबसूरत फेस्टिवल होता है, उतनी ही कमर तोड़ मेहनत से जान भी निकाल लेता है। कौन कौन दिवाली के बीच काम करते हुए थक चुका है और आज बिल्कुल लो फील कर रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों ने दिवाली को कितना एंजॉय किया। दिवाली पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सच में काम के बाद जो आज थकान होती है ना, उठने का मन नहीं करता है। मेरा आज पार्ट बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस मेरे पार्ट का इंतज़ार करेगी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डालकर पार्ट तैयार किया। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। राणा मेंशन सब लोगों का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो सब लोग डाइनिंग टेबल से उठ चुके थे। आश्रय पंक्ति को लेकर वहां से निकल गया था और प्रांश और प्रलय भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। पंखुड़ी रागिनी के साथ सोफे पर बैठी थी और उससे पूछ रही थी कि सोने पर कंट्रोल कैसे किया जाए। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हें अपनी नींद पर कंट्रोल करना क्यों है पंखुड़ी? पंखुड़ी जल्दी से बोली, वो मैं आपको नहीं बता सकती चाची सासू माँ, बस आप इतना बता दीजिए कि जब आपको नींद आए तो ऐसा क्या किया जाए कि आपकी नींद दूर भाग जाए, आपको 4-5 घंटे नींद ना आए, और अगर आपको किसी का इंतज़ार करना पड़े तो आप वो इंतज़ार कर सकें। उसकी बात सुनकर रागिनी हंसी और फिर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता है। लगता है कल रात प्रांस के कमरे में आने से पहले सो गई थी तुम और प्रांस ने तुम्हें अपना इंतज़ार करने के लिए कहा होगा, है ना? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर नॉटी स्माइल थी। वो पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, सासू माँ रागिनी चाची परेशान कर रही हैं। ये बोलते हुए वो सृष्टि की तरफ देख रही थी जो कुछ ही दूरी पर खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो आज रात की रिसेप्शन पार्टी के लिए कुछ गेस्ट को पर्सनली कॉल कर रही थी। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके वहाँ पर आई और रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों तुम मेरी बहू रानी को परेशान कर रही हो? मेरी मासूम सी बच्ची को क्यों तंग कर रही हो? रागिनी तुरंत बोली, ये जो तुम्हारी मासूम सी बच्ची है ना, ये बड़ी हो गई है। तुम्हें पता है ये मुझसे क्या पूछ रही है? ये पूछ रही है कि अगर इसे नींद आए तो ये अपनी नींद को कैसे दूर करे, और वो भी रात वाली नींद को। अब मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये सवाल इसने क्यों किया होगा और इसे अपनी नींद को क्यों दूर करना है। पंखुड़ी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। सृष्टि को भी हंसी आ रही थी। रागिनी पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे नींद का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारी तो क्या पता लेकिन प्रांस की नींद उड़ सकती है। तुम उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सकती हो। अगर चाहो तो उसे अपनी उंगलियों पर नचा भी सकती हो। तुम्हारा एक एक इशारा जैसे उसके लिए किसी हुक्म की तरह होगा। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली पंखुड़ी के गाल पर रखी और उसे हल्का सा प्रेस किया। पंखुड़ी ने तुरंत पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? रागिनी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। सृष्टि जल्दी से बोली, देखो पंखुड़ी, इस रागिनी के बातों में मत आना। ये तुम्हें जो भी आइडिया देगी बहुत बेकार होगा। और हाँ, अगर प्रांस को पता लगा कि तुमने इस रागिनी से आइडिया लिया है तो रोमांस के बदले में तुम्हें बहुत सारी डांट मिलेगी। ये बोलकर सृष्टि वहाँ से चली गई। पंखुड़ी रागिनी के थोड़ा करीब हुई और बोली, आप ना सासू माँ को बताना मत कि मैंने आपसे आइडिया लिया है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताओ ना, मैं कैसे उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ? कैसे मेरा हर एक इशारा उनके लिए हुक्म हो सकता है? कैसे मैं उनकी नींद उड़ा सकती हूँ? उसकी बात सुनते हुए रागिनी हल्का सा मुस्कुराई और फिर अगले ही पल उसने पंखुड़ी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर पंखुड़ी के खुद के होश उड़े हुए थे। वो जल्दी से बोली, मुझे ये सब करना नहीं आता चाची सासू माँ, मैंने ये सब कभी नहीं किया। वो मुझे कूट देंगे। आप तो सच में मुझे पिटवाने के काम कर रही हो रागिनी चाची। रागिनी तुरंत बोली, कहीं नहीं पीटेगा वो तुम्हें, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, और अगर आज का प्रपोज डे सेलिब्रेट करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। रिसेप्शन पार्टी के बाद हो जाना शुरू, देखना आज जो तुम्हारी तड़प है ना वो अच्छे से शांत हो जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी।
मैंने तो आइडिया जो तुम्हें देना था वो दे दिया, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठ गई और पंखुड़ी अब गहरी सोच में पड़ गई कि रागिनी का आइडिया माने या ना माने, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे कौन सा वो मुझ पर प्यार के फूल बरसा रहे हैं, क्या पता रागिनी चाची का आइडिया काम कर जाए। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आश्रय ने अपनी गाड़ी स्टॉप की और फिर पंक्ति की तरफ देखने लगा। पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आश्रय जी। आश्रय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पंक्ति अपना चेहरा झुकाकर बोली, वो आज सुबह मैंने आपको बिना पूछे हक कर लिया था तो बस उसी के लिए सॉरी बोल रही हूँ। आश्रय बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो गया होगा, जाओ जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करो। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र गाड़ी के जस्ट बाहर खड़े कुछ लोगों पर गई जिनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। दिखने में वो काफ़ी हट्टे कट्टे लग रहे थे, जैसे कोई बॉडी बिल्डर टाइप। वो उन लोगों को देखकर एकदम से डर गई और वापस आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आश्रय जी कुछ कीजिए, लगता है हमारी गाड़ी को कुछ गुंडों ने घेर लिया है। जिन लोगों की आपने पिटाई कही थी, कहीं ये उनके ही तो आदमी नहीं? उसकी बात सुनकर आश्रय ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, ये गुंडे नहीं हैं पंक्ति, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए हैं, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स। आज से तुम जब भी कॉलेज जाओगी या कहीं भी बाहर जाओगी तो ये लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे ताकि कोई भी तुम्हें परेशान ना करे, और मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से तुम्हें या फिर हमारे बेबी को कुछ हो, तो ये लोग तुम्हारे साथ होने ज़रूरी हैं। उसकी बात सुनकर पंक्ति उसकी तरफ देखती रह गई। उसे अच्छा लग रहा था कि आश्रय ने उन दोनों के बच्चे के लिए इतना सोचा, लेकिन क्या ये सिर्फ बेबी के लिए है या फिर उसके लिए भी है? वैसे तो उसने कहा था कि तुम्हें या फिर हमारे बेबी को कुछ हो, लेकिन आश्रय तो उसे पसंद नहीं करता, तो वो उसके लिए तो ऐसी चीज़ क्यों ही करेगा? उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर गाड़ी से बाहर निकली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे और गिनती में 4 थे और उन लोगों के पास वेपन्स भी थे। पंक्ति को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ रही थी वो बॉडीगार्ड भी उसके पीछे आ रहे थे और ऐसे में सारे स्टूडेंट्स पंक्ति को घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसे तो किसी वीआईपी स्टूडेंट के साथ भी नहीं होता था, लेकिन पंक्ति के लिए तो जैसे अब वीआईपी शब्द भी बहुत छोटा रह गया था। पंक्ति अपनी क्लासेस के बाहर आकर रुकी और फिर उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग यहीं पर रुकिए, जब मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। उन गार्डों ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वही क्लास के बाहर खड़े हो गए। पंक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ आश्रय अपने ऑफिस में आ गया था और अपना काम कर रहा था। उसे अपना काम जल्दी ख़त्म करना था ताकि शाम को पंक्ति को वो लेने भी जा सके। वो उसे खुद ही पिक और ड्रॉप करने वाला था। जैसे जैसे पूरा दिन बीत गया और अब शाम के तकरीबन 5 बज गए, आश्रय की गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर रुकी। पंक्ति को आज तक कभी कॉलेज में थकावट नहीं हुई थी, लेकिन आज तो जैसे उसका पूरा बदन टूट रहा था। वो जब बाहर की तरफ आई और उसने आश्रय की गाड़ी देखी तो उसके चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिलहाल वो ढंग से मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठी, आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पंक्ति हल्की सी आह भरकर बोली, कुछ नहीं आश्रय जी, बस थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है। वैसे तो कभी कॉलेज में नींद नहीं आई, लेकिन अभी नींद आ रही है, पर गाड़ी में बैठे बैठे सो भी नहीं सकती। घर पर पहुंचकर गाड़ी से उतरना होगा तो नींद खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आश्रय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर दी। पंक्ति ने पूरी कोशिश की कि वो गाड़ी में बैठे बैठे ना सोए, लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल हुआ ही नहीं और वो अपना सर एक तरफ लटकाकर गाड़ी में ही सो गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए ही आश्रय ने पीछे से कुशन उठाकर उसके पेट के पास रखा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसके सर को अपने कंधे से लगा लिया और उसके आगे अपना हाथ रख दिए ताकि पंक्ति को बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर कोई ब्रेकर वगैरह आए तो पंक्ति की नींद खराब ना हो, ना ही उसे चोट लगे।
वो गाड़ी भी बहुत आराम से ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में वो लोग घर पर पहुंचे तो वो बिना पंक्ति को डिस्टर्ब किए गाड़ी से उतरा और अगले ही पल उसने दूसरी तरफ से आकर पंक्ति को अपनी गोद में उठा लिया। पंक्ति सच कह रही थी, उसे बहुत जोरों से नींद आई थी और अब वो गहरी नींद में सोई हुई थी। इसलिए आश्रय ने जब उसे अपनी गोद में उठाया तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। आश्रय उसे लेकर अंदर आया तो सृष्टि और रागिनी उसे देखकर हैरान रह गईं। वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई। सृष्टि ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? पंक्ति की तबीयत? अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो धीमे से बोला, सोई हुई है, वैसे सब कुछ ठीक है। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आश्रय तुरंत पंक्ति को अंदर की तरफ ले गया। रागिनी जल्दी से सृष्टि के करीब हुई और उसका हाथ पकड़कर बोली, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम लव बर्ड्स। आश्रय कितना क्यूट लगता है पंक्ति की केयर करते हुए। बस अब तो इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे और ये हमेशा ऐसे ही रहें। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, मुझे पता ही था पंक्ति की प्रेगनेंसी आश्रय को ज़रूर बदल देगी। बस अब पंक्ति भी कोई गलती ना करे और आश्रय भी उसे समझने की पूरी कोशिश करे। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही होगा, इन दोनों में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो खुद अपने आप में प्रॉब्लम है, टेंशन तो मुझे उन दोनों की हो रही है। कहीं ऐसा ना हो इन दोनों के बच्चों के भी बच्चे बड़े हो जाएं और उन दोनों का रोमांस भी ना हो। वैसे तो आज मैंने थोड़ा सा तड़का लगाने की कोशिश की है। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब वो समझ चुकी थी कि रागिनी ने पंखुड़ी को क्या ही आइडिया दिया होगा। उसने अपना माथा पीट लिया। प्रांश वो इंसान नहीं था जो ऐसी हरकतों से मान जाए। अब तो वो बस पंखुड़ी के लिए ही दुआ कर रही थी कि भगवान ही पंखुड़ी को प्रांश के कहर से बचाए। वहीं दूसरी तरफ आश्रय ने पंक्ति को आराम से बिस्तर पर लिटाया और फिर एकटक नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। तभी पंक्ति का फ़ोन बजने लगा जो आश्रय की पॉकेट में था। उसने तुरंत वो फ़ोन निकाला तो उस पर रीवा का कॉल आ रहा था। उस कॉल को देखते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन थे। अगले ही पल उसने कॉल रिसीव किया। सामने से रीवा की आवाज़ आई, तुम्हें मैं पागल नज़र आ रही हूँ क्या? आज सुबह से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन तुम हो कि मेरा कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही आश्रय बोला, पंक्ति सो रही है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो कॉलेज से आते ही सो गई। अगर आपको उससे ज़रूरी बात करनी है तो प्लीज़ थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिएगा, या फिर आज रात की रिसेप्शन पार्टी में आप आने ही वाली हैं तो वहीं पर मिलकर उससे बात कर लीजिएगा। आश्रय की आवाज़ सुनकर रीवा एकदम से चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर थोड़ा पसीना छलकने लगा था। अगर गलती से भी उसने आश्रय के सामने सब कुछ बक दिया होता तो उसका खेल तो आज ही खत्म हो जाता। वो जल्दी से बोली, पंक्ति से तो बात होती रहेगी आश्रय, तुम बताओ तुम कैसे हो? पहले तो तुम मेरे बिजनेस पार्टनर के भाई और बेटे थे, लेकिन अब तो मेरे रिश्तेदार हो। आई मीन मेरे जीजू हो तुम। हाँ, तुम्हें जीजू कहना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है लेकिन रिश्ते में तो मेरे जीजू हो ना तुम। बताओ कैसे हो तुम? आश्रय बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रीवा अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। बड़े एटीट्यूड से उसने आश्रय से बात की थी लेकिन आश्रय ने एक पल में उसका सारा गुरूर तोड़ दिया। उसने गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, प्रांस तो प्रांस, ये आश्रय भी मुझे कम एटीट्यूड नहीं दिखाता। आखिर ये दोनों भाई अपने आप को समझते क्या हैं? इस आश्रय में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे एटीट्यूड दिखाना है तो बेशक से दिखा रहा रहे, लेकिन प्रांस वो सिर्फ मेरा है और किसी भी हाल में मुझे वो चाहिए, फिर बेशक से मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और आज रात की पार्टी में मैं अपना आखिरी दांव खेलने वाली हूँ। इसके बाद दुनिया की कोई ताकत मुझे और प्रांस को एक होने से नहीं रोक सकती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ प्रांस की गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर घर के अंदर आया। अंदर आते ही वो जैसे ही सीधा अपने रूम में आया, उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई जो आईने के सामने खड़ी थी। वो आज की रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और अब तक उसने सिर्फ सेफ वियर और ब्लाउज पहना हुआ था। एक पल के लिए तो उसकी नज़रें पंखुड़ी पर अटकी रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोला, तुमसे दरवाज़ा लॉक नहीं होता क्या?
पंखुड़ी ने उसकी बात सुनी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा हो नहीं सकता था कि प्रांस उसे कुछ कहे और वो प्रांस की बात का कोई जवाब ना दे। वो उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सर्द लहजे में बोला, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी या फिर तुम मेरी बात का जवाब देना नहीं चाहती? अगर ऐसा है तो बता दो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। पंखुड़ी ने नीचे गिरी हुई अपनी साड़ी हल्का सा झुककर उठाई और फिर बड़ी ही अदा से बोली, एक तो मुझे ढंग से साड़ी बांधनी नहीं आती, रोज़ बांध तो लेती हूँ लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है। ये बोलते हुए जिस तरह से वो झुकी हुई थी, फ्रांस की नज़रें उस पर थी और अब वो पंखुड़ी का दिमाग किस दिशा में चल रहा है ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। वो आगे की तरफ आया और बोला, अगर अपना ध्यान इधर उधर की बातों में ना लगाकर ढंग से साड़ी बांधने पर ध्यान दोगी ना तो अच्छे से साड़ी ज़रूर बांध पाओगी। और अगर ना बांधी जाए तो नीचे से रागिनी चाची को बुला लेना, वो तुम्हारी हेल्प बहुत अच्छी तरह से कर देंगी। और वैसे भी आजकल तुम उनसे कुछ ज़्यादा ही हेल्प लेने लगी हो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने तो अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं की थी जो रागिनी ने उसे करने के लिए कही थी और प्रांस को पता भी लग गया था। वो जल्दी से बोली, अगर आप कहेंगे तो आगे से दरवाज़ा बंद करके ही उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, तुम्हें जो करना है करो, आई जस्ट डोंट केयर। ये बोलकर वो सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और कपड़े निकालने लगा। पंखुड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। इतना तो कोई सास अपनी बहू से और बहू अपनी सास से गुस्सा नहीं होती थी जितना प्रांस उससे नाराज होता था। कल रात वो कौन सा जानबूझकर सोई थी, गलती से उसे नींद आ गई, लेकिन अब तक प्रांस उससे नाराज था। वो मुंह बनाकर घूम रहा था। पर जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर गया, पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, क्या हुआ? अगर आपको पता चल गया कि मैंने रागिनी चाची से आइडिया लिया है, अब मेरा खुद का दिमाग चलता तो उनसे हेल्प क्यों लेती मैं। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि जब वो आइडिया मैं पूरी तरह से अपनाऊंगी तो सबसे पहले आपके ही होश उड़ेंगे, मेरे खट्टे नींबू। आज तो मैं पूरी तरह से आपको अपना बनाकर ही रहूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ नहीं तो। ये बोलकर वो वापस आईने की तरफ घूमी और अपनी साड़ी बांधने लगी। जब तक प्रांस वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया तब तक पंखुड़ी ने साड़ी पहन ली थी और इस वक्त वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर की साड़ी और कलाइयों से भरी हुई चूड़ियाँ, जैसे वो अपने रिसेप्शन पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज तो वो और भी ज़्यादा कहर ढा रही थी। प्रांस ने भी अपने कपड़े पहने और आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। जब तक पंखुड़ी ने अपनी पूरी ज्वेलरी भी पहन ली थी, लेकिन एक चीज़ अभी भी अधूरी थी, उसने अपने मांग में सिंदूर नहीं भरा था। प्रांस उसकी तरफ ही देख रहा था और अब पंखुड़ी ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और प्रांस की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सारी नाराज़गी एक तरफ जान, प्लीज़ मेरी मांग भर दीजिए ना। आज आपसे अपनी मांग में सिंदूर भरवाने का बहुत मन कर रहा है। अभी वो बोल ही रही थी कि सामने रखा हुआ प्रांस का फ़ोन बजने लगा। प्रांस ने अपना फ़ोन हाथ में उठाया और देखा तो उस पर रीवा का कॉल आ रहा था। पंखुड़ी ने भी रीवा का नाम बहुत अच्छी तरह से देखा। प्रांस पंखुड़ी के एक्सप्रेशन देख रहा था जो गुस्से और जलन से अपना नाक सिकोड़ रही थी। अचानक ही वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई एम सॉरी, अभी फ़िलहाल मुझे एक कॉल अटेंड करनी है। ये बोलकर वो अपना फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया और पंखुड़ी उसे जाते देखती रह गई। प्रांस बालकनी से वापस अंदर की तरफ आया और आते ही उसकी नज़रें ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई पंखुड़ी पर गई, जो गुस्से से बालकनी की तरफ ही देख रही थी। तकरीबन 5 मिनट प्रांस बालकनी में खड़ा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो रीवा से बात कर रहा था, रीवा का कॉल तो उसने कट कर दिया था। वो तो यूं ही वहाँ पर टाइम पास कर रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि पंखुड़ी को लगे कि वो रीवा से बात कर रहा है। अब वो पंखुड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कुछ कहा था तुमने? क्या मांग में सिंदूर भरना था ना? ये बोलते हुए उसने सिंदूर की डिब्बी की तरफ देखा। पंखुड़ी आंखों में नमी लिए बोली, कुछ नहीं करवाना मुझे आपसे, जाइए अपनी उस रीवा चुड़ैल के पास ही जाइए, उससे बात कीजिए। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रांस के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, जल कुकड़ी कहीं की, जब हक से कहोगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं हो सकता, उस दिन का इंतज़ार रहेगा।
वहीं पंखुड़ी जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी वो मुँह बनाते हुए बोली, अगर मैं किसी की तरफ नज़र उठाकर भी देख लूँ तो मेरी जान ले लेंगे ये। फिर तो कहेंगे कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी आंखों को भी किसी और को देखने का हक नहीं है। लेकिन मैं इतने प्यार से मांग में सिंदूर भरने को बोल रही थी और इन्होंने मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस रीवा चुड़ैल को दी। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं उस गंदी सी लड़की का मुंह तोड़ दूं, पर फिर वो पंक्ति की बहन है, ये सोचकर मैं चुप हो जाती हूँ। कितनी लड़ाई करवाती है वो मेरे और मेरे खट्टे नींबू के बीच, कितना भड़काती है वो मुझे उनके खिलाफ। कभी कहेगी कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है तो कभी कहेगी कि मेरा खट्टे नींबू किसी और को प्यार करते हैं, चुड़ैल कहेगी। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ जा रही थी कि प्रांस जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था उसने उसे अचानक ही आवाज़ लगाते हुए रोका। एक मिनट रुकना ज़रा रोज पीटर। उसकी आवाज़ सुनकर पंखुड़ी की हार्ट बीट भी रुक जाए, उसके कदम रुकना तो क्या ही बात थी। वो पलटकर प्रांस की तरफ देखने लगी और प्रांस अब बिल्कुल उसके करीब आया और अगले ही पल उसने अपना हाथ पंखुड़ी के सिर की तरफ बढ़ा दिया और अपनी चुटकी में भरा हुआ सिंदूर उसकी मांग में सजा दिया। थोड़ा सा सिंदूर पंखुड़ी के नाक पर भी गिरा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वो एकटक नज़रों से प्रांस की तरफ देखती रही और प्रांस उसकी तरफ देखकर इंटेंस वॉइस में बोला, आप प्यारी लग रही हो और मेरी भी। ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आ गया। सब लोग राणा फैमिली का ही इंतज़ार कर रहे थे। प्रलय और सृष्टि भी अभी कुछ वक्त पहले ही बाहर की तरफ आए थे और अब प्रांस और पंखुड़ी भी आ चुके थे। लेकिन आश्रय और पंक्ति का भी बाहर आना बाकी था। जैसे ही प्रांस और पंखुड़ी बाहर की तरफ आए, मीडिया वालों ने उन दोनों के पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी तक वो दोनों भी ज़्यादातर एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं दिए थे। वो लोग प्रांस से सवाल कर रहे थे कि क्या उन दोनों के बीच कोई अनबन चल रही है, क्योंकि पंखुड़ी को अपने मायके में रहने के लिए जाते हुए बहुत बार देखा गया है। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी बीवी से शादी की है, उसका उसके माँ बाप से डिवोर्स नहीं करवाया जो वो उनसे मिलने नहीं जा सकती। और मोर ओवर मेरी बीबी जहाँ उसका मन करेगा वहाँ जाएगी। तुम लोगों के बेकार से सवालों का मैं जवाब दूँ, ऐसी उम्मीद क्यों करते हो? उसके जवाब पर मीडिया वाले तुरंत चुप हो गए। वहीं दूसरी तरफ आश्रय और पंक्ति अपने रूम में थे और पंक्ति बहुत जल्दबाजी में तैयार हो रही थी, क्योंकि वो कॉलेज से आने के बाद सो गई थी और काफ़ी देर तक उसकी आंख नहीं खुली, तो अब उसे रेडी होने में बहुत लेट हो गया था। उसे जल्दबाजी करते हुए देख आश्रय तुरंत बोला, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैंने कह दिया ना, इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से रेडी हो सकती हो पंक्ति। फंक्शन बेशक से स्टार्ट हो गया हो, लेकिन फंक्शन से ज़रूरी तुम और हमारा बेबी है। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति जो रूम में इधर से उधर हुए जा रही थी वो अचानक से ही रुक गई और आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपसे एक सवाल करूं आश्रय जी? आश्रय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, लेकिन अगले ही पल पंक्ति ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, कुछ कुछ भी नहीं, बाद में करूँगी, पहले तैयार हो जाती हूँ। आश्रय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा और पंक्ति वापस आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आश्रय उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और बोला, हो गया क्या सब कुछ? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, हाँ बस हो गया, ये मंगलसूत्र पहनना रह गया, नहाते वक्त उतारा था तो बस ये पहन लूँ। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुकने लगी ताकि सामने से मंगलसूत्र उठा सके, लेकिन आश्रय उसके झुकने से पहले ही खुद नीचे झुका और उसने वो मंगलसूत्र अपने हाथ में उठा लिया। पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो जल्दी से बोली, मैं पहन लूँगी। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने अब उसके सामने खड़े होकर उसे वो मंगलसूत्र पहनाने शुरू भी कर दिया था। उसकी उंगलियां पंक्ति की गर्दन को छू रही थी और पंक्ति ने अपनी नज़रों को नीचे की तरफ झुका लिया था। ये एहसास उसके लिए बहुत खास था। वो धीमे से बोली, वो सिंदूर लगाना भी रहता है? आश्रय भी आराम से बोला, लगा देता हूँ। पंक्ति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, उसे उम्मीद नहीं थी आश्रय ये सब चीज़ें करेगा, लेकिन आश्रय ने अब मंगलसूत्र उसके गले में पहनाने के बाद उसकी मांग में खूबसूरती से सिंदूर सजाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ और भी बाकी है क्या? पंक्ति ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिला दिया। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी दवा लेनी बाकी है, पहला दवा ले लो फिर चलते हैं।
पंक्ति ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोली, आई एम सो सॉरी आश्रय जी। आश्रय दवाई और पानी का गिलास लेकर उसके सामने भी आकर खड़ा हो गया था। पंक्ति ने चुपचाप वो दवाई और पानी लिया और उन्हें खत्म करने के बाद आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, अब चलते हैं। आश्रय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और पंक्ति का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। आज तो आश्रय ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, पर इन सब चीज़ों से उसे कितना सुकून मिल रहा था ये वो बयान नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में दोनों बाहर आए। एक दूसरे को देखते हुए दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ गूंजी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी पंक्ति। कितना वक्त लगाया तुमने आज तैयार होने में, लेकिन मानना पड़ेगा खूबसूरत लग रही हो तुम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा ना माने आश्रय जी, तो क्या मैं अपनी बहन से कुछ वक्त बात कर लूँ? आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पंक्ति से पूछिए, बात तो आपको उसके साथ करनी है ना, मैं तो इसमें क्या ही कर सकता हूँ। पंक्ति रीवा से बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ दी, चलते हैं ना, अच्छे से बात करेंगे हम दोनों। रीवा मुस्कुराई और फिर आश्रय की तरफ देखकर पंक्ति को अपने साथ साइड में ले गई। आश्रय उन दोनों की तरफ देख रहा था। वहीं पंक्ति को इस वक्त बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रीवा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है पंक्ति? तुम्हारी आश्रय से शादी क्या हो गई? तुम्हें तो लग रहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो अभी तुम्हारा ये जो शादी का ड्रामा चल रहा है ना, इसे ख़त्म कर सकती हूँ मैं। ऐसी ऐसी बातें कहूँगी आश्रय को कि आश्रय तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये सोचकर कि तुम सच में आश्रय से प्यार करती हो। पर मेरे प्यार का क्या? ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर बड़े ही डेंजरस से एक्सप्रेशंस आ गए थे। रीवा की बात सुनकर पंक्ति जल्दी से बोली, प्लीज़ दी, ऐसा मत बोलिए। जिससे आप प्यार करती हैं वो आपसे प्यार नहीं करता। रीवा गुस्से से बोली, मेरे सामने जुबान मत चलाओ। अगर मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ कि आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर आज तुमने मेरा काम अच्छे से नहीं किया ना, तो मैं आश्रय से जाकर कहूँगी कि तुम एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की हो। ये जो बच्चा तुम्हारी कोख में है ना, ये उसका नहीं बल्कि किसी और का है। उसकी बात सुनकर पंक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि रीवा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रीवा को पता लगे। और ऊपर से इतनी गंदी बात। वो रोते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं दी? रीवा चेहरे पर एटीट्यूड लिए बोली, रीवा जिंदल कुछ भी कर सकती है, अगर तुम चाहो तो करके दिखाऊं। पंक्ति ने अपना चेहरा नामे हिलाया। रीवा तिरछा मुस्कुराई और बोली, तो बस फिर अब जो कह रही हूँ वो करो। कुछ ही देर में बैकयार्ड एरिया में मैं जाऊंगी, जहाँ पर तुम और आश्रय दोनों एक हुए थे। आज वहाँ पर मेरा और प्रांस का मिलन होगा। मैं नशे में होने की एक्टिंग करूँगी और तुम्हें प्रांस को ये गोलियाँ ड्रिंक में मिलाकर देनी है। इसके बाद तुम्हें उससे कहना है कि पंखुड़ी उसका बैकयार्ड एरिया में इंतज़ार कर रही है। बाकी सब मैं देख लूँगी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गोलियां पंक्ति के हाथ में पकड़ा दी थी। पंक्ति ने अपने हाथ की तरफ देखा और बोली, मतलब पंखुड़ी भाभी की जगह आप वहां पर होंगी और प्रांस भाई नशे की हालत में आपके साथ? रीवा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे बस किसी भी हाल में प्रांस चाहिए। एक बार सब लोगों के सामने हमारा रिलेशन आ जाएगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही बेशर्मी नजर आ रही थी। पंक्ति ने उन गोलियों को अपने हाथ में पूरी तरह से दबा लिया और रीवा की तरफ देखते हुए बोला, आप बहुत गलत कर रही हैं दी। रीवा तुरंत बोली, तुम्हें जो कहा है बस वो करो, गलत सही मैं अपने आप संभाल लूँगी। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। आश्रय किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। खबरदार अगर तुमने उसे कुछ कहा तो। जानती हो ना, अगर तुमने अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से दूसरी तरफ चली गई, जहां पर पूरी राणा फैमिली थी। अपने हाथ में पकड़ी हुई नशे की वो गोलियां उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। वो कैसे पंखुड़ी और प्रांस की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती थी,
ये जानते हुए भी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहाँ पांस और आश्रय दोनों काउंटर पर बैठे थे और ड्रिंक शेयर कर रहे थे। उन दोनों के बीच शायद कुछ बातें चल रही थी। एक वेटर पंक्ति के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे रीवा मैडम ने आपके पास आने के लिए कहा था। मुझे वो गोलियां दीजिए जो ड्रिंक में डालनी है। उसकी बात सुनकर पंक्ति ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो गोलियां उस वेटर की तरफ बढ़ा दी और वो वेटर उन गोलियों को वाइन के गिलास में मिलाकर प्रांस और आश्रय की तरफ ले गया। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त प्रलय ने आश्रय और पंक्ति को स्टेज पर आने के लिए कहा तो आश्रय प्रांस के पास से उठा और पंक्ति की तरफ आया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, ठीक तो हूँ लेकिन ठीक नहीं भी हूँ आश्रय जी। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। आश्रय उसका हाथ पकड़कर बोला, इट्स ओके, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। जाओ मेरे साथ स्टेज पर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें लाइम वाटर पिला दूंगा। ये बोलकर वो उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया और पंक्ति ने उस वेटर की तरफ देखा जो प्रांस को ड्रिंक सर्व कर रहा था जिसमें वो गोलियां मिली हुई थी। जैसे ही प्रलय ने आश्रय और पंक्ति के लिए स्टेज पर अनाउंसमेंट की, आश्रय पंक्ति के साथ स्टेज पर आ गया और फिर प्रलय उन दोनों की शादी के बारे में बताते हुए उन्हें मिस्टर आश्रय राणा और मिसेस पंक्ति राणा कहते हुए सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा। आश्रय का चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन पंक्ति के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसे प्रांस के लिए डर लग रहा था कि कहीं सच में प्रांस बैकयार्ड एरिया में ना चला जाए। वो बस जल्द से जल्द स्टेज से उतरना चाहती थी ताकि प्रांस को रीवा के पास नहीं बल्कि पंखुड़ी के पास भेजे। वहीं पंखुड़ी इस वक्त अपनी फैमिली के साथ थी। ग्रोवर फैमिली भी वहां पर आई हुई थी और पंखुड़ी उन सब से मिल रही थी। प्रलय की अनाउंसमेंट के बाद अब साथ ही साथ डांस की अनाउंसमेंट हो गई तो पंखुड़ी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए प्रांस को ढूंढने लगी। उसे भी प्रांस के साथ डांस करना था लेकिन फिलहाल उसे प्रांस कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। वो खुद से ही बोली, अब मेरे ये खट्टे नींबू कहाँ गए? यहाँ पर सब डांस करेंगे और मैं डांस नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, वैसे तो तुम्हें तड़पाना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें नहीं तड़पाऊँगा रोज पीटल। अगर तुम्हें डांस करना है तो मैं तुम्हारे साथ डांस ज़रूर करूँगा और वो भी सबके सामने। ये बोलते हुए वो अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था और पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो प्रांस की तरफ घूमी और बोली, आपने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है जान? प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरा मन कर रहा था रोज पीटल। अब तुम तो मुझे मेरे मन की करने नहीं देती हो। मेरा मन तुम्हें बहुत सारा प्यार करने को करता है लेकिन तुम हो कि सो जाती हो। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना ड्रिंक करके ही मैं अपने मन की पूरी कर लूँ। पंखुड़ी जल्दी से बोली, मैं कहाँ आपको रोकती हूँ जान, वो तो आप हैं जो मुझे प्यार नहीं करते, मुझे तड़पाते रहते हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी रात बहुत सारा प्यार करें। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, सिर्फ रात ही नहीं पूरा दिन भी प्यार करूँगा रोज पीटल। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पूरी बॉडी शिविर करने लगी थी और अब प्रांस उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लेकर बढ़ने लगा जहाँ पर सारी लाइट्स बंद हो रही थी। वहीं तंस और रिया भी दोनों डांस फ्लोर पर आ गए थे और तनिष्क और परीक्षा भी। वहीं दूसरी तरफ बैकयार्ड एरिया में रीवा रूम में इधर उधर टहल रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, प्रांस तो यहाँ पर आ जाएगा, वो पंक्ति उसे यहाँ पर भेज देगी लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं भी ड्रिंक कर लेती हूँ ताकि ऐसा लगे कि मैं भी बहुत ज़्यादा नशे में थी और हम दोनों में गलती हो गई। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन बैग में से निकाला और फिर जिस वेटर को उसने पंक्ति के पास भेजा था उसी वेटर से अपने लिए ड्रिंक बैकयार्ड एरिया में मंगवा ली और प्रांस के आने से पहले उसे फिनिश करने लगी। दूसरी तरफ स्टेज पर एकदम से पूर्ण अंधेरा था और फिर अचानक ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ। धुआं भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ वहाँ पर स्टेज लाइट भी ऑन हुई और फिर आर्टिफिशियल स्मोक हर जगह पर फैलने लगा। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देख रही थी जिसकी आंखें एकदम लाल नजर आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो आपको पता है आज की रात मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली थी।
प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, यू नो वाट, तुम सांस भी लेती हो ना, तो मुझे पता चलता है रोज पीटल, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में आने से पहले मुझ तक पहुंच जाता है। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या करने वाली थी। ये बोलकर उसने उसका हाथ पूरी तरह से अपने हाथ में थाम लिया और फिर उसे गोल घुमाने लगा। पंखुड़ी उसके हाथ के नीचे गोल घूम रही थी और फिर अचानक ही प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे वापस अपने करीब खींच लिया। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा सच में आपको पता है, तो बताइए मैं क्या करने वाली थी। उसकी बात पर प्रांस मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुका। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को मेरे तूने यूं ठगा है। वहीं दूसरी तरफ आश्रय पंक्ति के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना। पंक्ति जो इस वक्त हद से ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी और परेशान हो रही थी, आश्रय का ये सवाल सुनकर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो जल्दी से बोली, नहीं आश्रय जी, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी। आश्रय उसके चेहरे पर झुका और अपनी गर्म सांसों से उसे रूबरू करवाते हुए बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर बताना चाहो तो बता सकती हो पंक्ति, शायद तुम्हारी ये नर्वसनेस दूर हो जाए। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए पंक्ति बिल्कुल ब्लैंक हो गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आश्रय ने उसे गोल घुमाया और फिर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया और उसका दूसरा हाथ पूरी तरह से अपने हाथ में थाम लिया। पंक्ति की आंखें बंद हो गई और वो आश्रय को फील करने लगी। आश्रय की गहरी सांसें अब उसे अपनी गर्दन पर पीछे की तरफ से महसूस हो रही थी, जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। वहीं आश्रय उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, बताओ ना, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे। उसका सवाल सुनकर पंक्ति वापस उसकी तरफ घूम गई और एक बार फिर से कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी आश्रय बोला, मुझे वो सवाल जानना है जो तुम रूम में मुझसे पूछने वाली थी। बताओ, मुझे क्या सवाल था तुम्हारे दिल के अंदर। उसकी इस बात पर पंक्ति हैरान हो गई। उसे लगा शायद आश्रय को रीवा और उसकी बातों के बारे में कुछ पता चल गया, लेकिन यहाँ तो आश्रय वो सवाल पूछ रहा था जो पंक्ति उससे करने वाली थी। लेकिन फिर अचानक से वो चुप हो गई थी। वहीं प्रांस पंखुड़ी के चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम मुझे प्रपोज करने वाली थी ना रोज पीटल, और प्रपोज भी अपने तरीके से, जो तरीका प्रांस राणा को पसंद आए। ब्लैक कलर की नाइटी जो तुमने स्पेशली क्लोजेट में बिल्कुल ऊपर रखी है, वो फ्लावर का बुके जो तुमने आज शाम को ऑर्डर किया था, शैम्पेन की बोतल जो तुम आज मुझे ऑफर करने वाली थी, और वो अदाएं जिनका जादू तुम मुझ पर चलाने की कोशिश करने वाली थी। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी का दिल अब और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगा था। वो ये सोच भी कैसे सकती है कि उसकी कोई हरकत प्राण से छिप जाएगी। वो बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोली, तो और क्या करूँ जान, अब आप तो कुछ करते नहीं हैं, तो सोचा मैं ही कुछ ऐसा करूँ जिससे आप खुद को रोक ना पाएँ और मुझे अपना बहुत सारा प्यार दें। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सच में इतना मन कर रहा है तुम्हें मेरा प्यार फील करने को, तो चलो आज तुम्हें अपना प्यार मैं अच्छे से फील करवाऊंगा। बस तुम्हें होश में रहना है, कहीं ऐसा ना हो कॉकटेल पार्टी की तरह तुम ड्रिंक करके अपने सासू माँ के पास जाने की जिद करने लगो। मुझे तुम्हारे लबों पर अपने प्यार की जिद चाहिए। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाया तो पंखुड़ी के रोंगटे खड़े होने लगे। वो वहीं खड़ी खड़ी प्रांस में सिमटने लगी थी और प्रांस अब उसका हाथ चूमकर नीचे की तरफ उतर गया। पंखुड़ी भी उसके पीछे पीछे स्टेज से नीचे उतर गई। वहीं पंक्ति आश्रय की तरफ देखते हुए धीमे से बोली, वो मुझे मुझे आपसे पूछना था कि आप ये जो मेरी केयर कर रहे हैं, हर बात पर आप थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, वो सिर्फ इस बेबी के लिए है या फिर आपके दिल में मेरे लिए भी है। मेरा मतलब है, ये बोलते हुए उसकी आवाज़ उसके हलक में ही अटकने लगी थी। वहीं उसकी बात सुनकर अब आश्रय ने एक बार फिर से उसे गोल घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। वो उसकी गर्दन को हल्का सा चूम कर बोला, तुमने जो गलती की है उसे भुलाना इतना आसान नहीं है पंक्ति, लेकिन आई होप अब तुम कोई गलती नहीं करोगी।
मुझे गलतियों से नफरत है। पंक्ति फिर बेशक से वो गलतियाँ किसी भी हालत में क्यों ना की गई हो। उसकी बात सुनकर पंक्ति अब वहीं खड़ी रह गई और आश्रय अब उसके पीछे से हट गया और स्टेज से उतर गया। और अब जब पंक्ति को रियलाइज़ हुआ कि वो स्टेज से नीचे चला गया है तो वो भी जल्दी जल्दी स्टेज से नीचे उतर गई, जबकि तंस, रिया और तनिष्क परीक्षा अभी भी वहाँ पर डांस कर रहे थे। स्टेज से नीचे उतरते ही पंक्ति की नज़रें प्रांस को ढूंढने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रिवा का मैसेज आया, जल्दी से प्रांस को मेरे पास भेजो वरना आश्रय तुम्हें कल सुबह होने से पहले ही इस घर से बाहर निकाल देगा। उसका वो मैसेज पढ़कर पंक्ति की आंखों में नमी तैर गई। उसने प्रांस की तरफ देखा जो वहीं काउंटर के पास खड़ा था और उसके कदम भी हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। जेठ जी से बढ़कर आप मेरे लिए मेरे भाई की तरह हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तनिष्क भाई। लेकिन आश्रय जी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती मैं। अगर उन्होंने मुझे सच में घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ये बोलकर वो अपने आंसू साफ कर प्रांस के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, पंखुड़ी भाभी आपको बैकयार्ड एरिया में इंतज़ार कर रही हैं। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो मेरी रोज पीटल अब मुझे मेरे रूम में नहीं बल्कि बैकयार्ड एरिया में प्रपोज करेगी। ये बोलते हुए वो बैकयार्ड एरिया की तरफ बढ़ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसे जाते हुए देख पंक्ति की आंखों में से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। सुबह का वक्त, राणा मेंशन। रिवा की आंखें खुली। उसे अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी बगल में गई, जैसे उसका हर दर्द गायब हो गया। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही बोली, आखिर मुझे वो मिल ही गया जो मुझे चाहिए था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं पागलों की तरह सो रही थी, जबकि अब तक तो मुझे हंगामा मचा देना चाहिए था। लेकिन जो मैंने कल रात नहीं किया वो अब कर देती हूँ। वैसे भी सुबह का वक्त है, सबको गुड मॉर्निंग सरप्राइज देना तो बनता है। ये बोलते हुए वो अचानक ही जोरों से चिल्लाई। उसने अपनी बगल में सोए हुए शख्स की तरफ देखा जो पीठ ऊपर की तरफ करके सो रहा था और उसका चेहरा तकिए से लगा हुआ था। पीछे से वो शख्स प्रांसी लग रहा था, लेकिन अभी तक उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आपको क्या लगता है, क्या रिवा के साथ प्रांसी था रात में या कोई और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कल का पार्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था, रिवा को सबक, वो चीज़ आने वाली है। कहानी कल के पार्ट को मिस बिल्कुल मत करिएगा। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।